अगर कोई आरोप लगाए और ऐसा शब्द बोले जिसको दोहराना भी गलत लगे किसी को, तो इसका अर्थ है कि वो आरोप है कि अगर सिद्धारमैया नहीं हटते हैं तो कर्नाटक के अंदर पार्टी की स्थिति इतनी कमजोर हो जाएगी। तो क्या वाकई अशोक गहलोत सिर्फ ट्वीट तक सीमित रहेगा? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि वो ट्विटर नेता होते जा रहे हैं और दूसरे वाले आ रहे हैं, उनका तो काम ही एक ही है, दलाली जिंदाबाद। जहां जहां पैसे की जरूरत पड़ती है, जहां जहां भ्रष्टाचार की जरूरत पड़ती है, वहां शिव कुमार जी हाजिर हो जाते हैं। अगर गौ माता के कंकाल वो हैं और ये साबित होता है कि गौ माता के कंकाल, तो इशू ये होता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। अगर वैसे हैं तो गाड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, गाड़ना ही पड़ेगा, सब जगह गाड़े जाते हैं। और दूसरी चीज है कि अगर हमारी असावधानी से कहीं गायों की मृत्यु हुई है तो ये हमारा विषय होना चाहिए, इन शब्दों से संबोधित किया जाए। तो ये श्रीमान भजनलाल जी का अपमान नहीं, ये राजस्थान की जनता का। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय। और इस वक्त चर्चा एक बहुत अहम मुद्दे पर, चर्चा राजस्थान की राजनीति पर। अक्सर राजस्थान की राजनीति पर चर्चाओं में आपको शामिल करती हूं। आज शामिल करने के लिए मेरे साथ हैं सिविल लाइंस विधायक गोपाल शर्मा। सर, राजस्थान में अगर चर्चा की बात करूं तो हाल फिलहाल में चर्चा है हनुमान बेनीवाल के एक बयान को लेकर। बीजेपी के सभी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दे दी। सोचा आपसे भी प्रतिक्रिया लें कि हनुमान बेनीवाल ने जिस तरीके से कल शाम जब उनके जयपुर कूच था, ठीक है, वो किसी आंदोलन को कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने भजनलाल शर्मा को लेकर एक आपत्तिजनक बयान दिया, जिसके बाद भजनलाल शर्मा के समर्थन, बीजेपी कार्यकर्ताएं, तमाम सब लोगों में जो है आक्रोश है। उन्होंने जो कुछ कहा उसको अगर दोहरा नहीं सकते, इसका अर्थ है जो कुछ कहा वो गलत है। अगर कोई आरोप लगाए और ऐसा शब्द बोले जिसको दोहराना भी गलत लगे किसी को, तो इसका अर्थ है कि वो आरोप है, वो आरोप नहीं है बल्कि अपशब्द है, उसको लगाया जाना उचित नहीं है, गलत है। आरोप भी नहीं था सर, एक्चुअली क्या था कि किसी बात को लेकर चल रहा था तो उन्होंने बोला भजनलाल शर्मा मूर्खों के भी राजा हैं, ये उनकी शब्दावली थी। हाँ, अगर लोकतंत्र के एक राज्य के सबसे बड़े निर्वाचित नेता को इन शब्दों से संबोधित किया जाए तो ये श्रीमान भजनलाल जी का अपमान नहीं है, ये राजस्थान की जनता का अपमान है। सर, कितना सही लगता है कि आप मान लीजिए किसी और पार्टी से हैं, आप सांसद हैं, लेकिन अपने किसी संबोधन में आप लगातार बीजेपी को, कांग्रेस को और कई अन्य नेताओं को इतने अपशब्द, इतनी अपनी शब्दावली का जो प्रयोग करते हैं लोग, क्या मतलब लोकतांत्रिक में इसका कोई न्याय का वो नहीं है, गुनाह माना जाता है इसको, क्या तरीका है? कई बार कुंठा में ऐसा होता है, व्यक्ति को ये लगता है कि मेरे को इस पद पर होना चाहिए या इस जगह होना चाहिए, और उनके साथ तमाम इस तरह के हादसे हो जाएं कि चुनाव में किसी को साथ लेकर के ही चुनाव जीता जा सके और अकेले लड़ें तो हार जाएं। ऐसी स्थिति के अंदर कुंठा सामने आती है। उनके बारे में विशेष मैं इसलिए नहीं कहना चाहता कि हमारे राजस्थान के हैं, संघर्षशील युवक नेता रहे हुए हैं, परिश्रम करते रहते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि अपने ही लोगों को अपमानित किया जाए। इस जगह पर वो गलत है और बड़प्पन इसी में है। अगर वो अपना बड़प्पन मानते हैं तो उनको खुद अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए। आपने संघर्षशील नेता का, आपने कहा कि अपने लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनका एक बयान और था इसी भाषण के दौरान, वो लगातार विपक्ष और कांग्रेस पर जो है, विपक्ष और पक्ष पर लगातार आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। इस दौरान वो बोलते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस ने जाके बीजेपी को बोल दिया कि भाई ये लो, तुम 7 उपचुनावों की सीटों को ले लो, जाओ अपने आप जो है सीटों को बांट दो। और कांग्रेस के जो नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनका काम ही क्या है, ट्वीट पे ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन हाल फिलहाल में कितने भी बड़े मुद्दे हो गए उनके भी ट्वीट नहीं देखे गए। तो क्या वाकई अशोक गहलोत सिर्फ ट्वीट तक सीमित रह गए? नहीं, मैंने तो पहले ही कहा है कि वो ट्विटर नेता होते जा रहे हैं। उनके प्रति जनता का प्रेम, जो प्रेम उनकी उम्र के कारण है, वो जितने पदों पर रहे उसके कारण है। अगर हम उसको भुनाते हैं और अपनी बुजुर्गियत के लिहाज से जनता के बीच में रहना चाहते हैं तो ये स्वाभाविक नहीं है। अशोक गहलोत जी को
मौका देना चाहिए उन लोगों को जिनको वो ठीक मानते हैं। कोई जरूरी नहीं है, अगर उनका श्री सचिन पायलट जी से विवाद है तो ये उनकी पार्टी तय करेगी, इसमें हम लोग कहीं शामिल नहीं हैं। लेकिन अगर वो जनता के हिसाब से 3 बार मुख्यमंत्री, 3 बार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 3 बार केंद्रीय मंत्रिमंडल के किसी न किसी स्तर के मंत्री रहे होने के कारण वो अगर उपयुक्त मानते हैं तो उनको ये चाहिए कि ऐसे लोगों को आगे लाने की कोशिश करें जिनके कंधे पर वो हाथ रख सकें और जिनके लिए वो कह सकें कि ये व्यक्ति इसलिए समर्थन के योग्य है क्योंकि ये राजनीतिक शुचिता में विश्वास करता है, ये व्यक्ति ईमानदार है, इस व्यक्ति ने कर्मठता पूर्वक राष्ट्रीयता की भूमिका का निर्वाह किया है। अगर ये गहलोत साहब नहीं कर पाते हैं और केवल इसी के इर्द गिर्द लगे रहते हैं कि कैसे 3 बार को मैं चौथी बार बनाऊं, तो इसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कोई व्यक्ति 3 बार प्रदेश अध्यक्ष बनता है, 3 बार मंत्री बनता है, 3 बार मुख्यमंत्री बनता है, टोटल संख्या 9 होती है, इसका मतलब है कि 9 बार बना ही नहीं है, 9 बार हटाया भी गया है। तो इसलिए बनना मायने रखता है, तो उनको कुछ लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक शुचिता से जुड़े हों। एक बात बड़ी गौर की कही, वो बात बाद में, लेकिन पहले आपको ये बता दूं कि गोपाल शर्मा ऐसे व्यक्तित्व हैं जो सालों साल से राजस्थान की राजनीति को परखते हुए आ रहे हैं। हमेशा से देखा है क्या उतार है, क्या चढ़ाव है। सही बात है सर। और आपने इस बीच एक बात कही कि सचिन पायलट के साथ क्या विवाद रहा है। अक्सर देखा गया सोशल मीडिया पर भी काफ़ी सुर्खियां रहीं कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद रहा है। अब बीच में कुछ फोटोज भी वायरल हुए, गले मिलते हुए, घर आना जाना हुआ। तो क्या लगता है विवाद कम सा हो गया है? नहीं, गले मिलने का मतलब ही यही है कि दिल मिले हुए नहीं है। सार्वजनिक रूप से अगर कोई किसी के गले मिल रहा है, ये राजनीतिक व्यक्ति, इसका मतलब है वो उस चीज का प्रदर्शन भी कर रहा है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर गले ही मिलना हो तो मैंने तो कोई ऐसी फोटो नहीं देखी जिसमें वो गोविंद डोटासरा जी के गले मिल रहे हों या टीकाराम जूली के गले मिल रहे हों। तो हम ये तो नहीं मान सकते कि उनके मन में कोई जाति भेद है कि टीकाराम जी के नहीं मिल सकते और सचिन पायलट जी के मिल सकते हैं। ये जरूर है कि राजनीति के अंदर दिखावे की राजनीति कांग्रेस ने शुरू की है। भारतीय जनता पार्टी में इन सब चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती कि कोई किसी को गले मिल रहा है, दिखा रहा है, ये कर रहा है। वो स्वाभाविक है, एक परिवार है, आपस के अंदर व्यवहार करते हैं, कभी किसी में तनाव भी हो सकता है, लेकिन वो स्थायी नहीं होता। ठीक है सर। एक आपने वो मदन राठौड़ साहब की भगवा रंग की ईवी कार देखी आपने? भगवा रंग की ईवी कार लेकर आए हैं और फिर जनता पूछ रही है कि कब गोपाल शर्मा लेकर आ रहे हैं। बड़ा वायरल हुआ ये पोस्ट है कि भगवा रंग की ईवी कार है, क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आह्वान किया है अपने मदन राठौड़ लेकर आते हैं, तो फिर जनता सवाल पूछ रही है कि अब प्रदेश अध्यक्ष ले आए तो विधायक साहब कब लेकर आ रहे हैं। भगवा रंग हम लोगों को शुरू से आकर्षित करता है और हम ही लोगों को नहीं, पूरे भारत को आकर्षित करता है। इसीलिए भगवा रंग की हम पूजा करते हैं, भगवा रंग को श्रेष्ठ मानते हैं। कभी भी हम ये नहीं देखेंगे कि पायदान है वो भगवा रंग का है, चाहे वो किसी भी पार्टी का मानने वाला हो, किसी भी विचार का मानने वाला हो। तो निश्चित रूप से भगवा रंग आकर्षक लगता है, लेकिन वो संजोग की बात है कितना आदमी भगवा हो पाए। और हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो तो बहुत मतलब युवावस्था से समर्पित हैं। जब लोगों का जीवन शुरू होता है उस समय वो प्रचारक रह चुके थे। तो मैं तो देखूंगा तो मुझे बहुत खुशी होगी कि उस गाड़ी में बैठे हुए हैं। तो जब जैसलमेर से वो तस्वीर आती है सर कि गौ माताओं का अवशेष पड़ा है, फिर वहाँ समाज सेवी पहुँचते हैं, उन्होंने आरोप लगाए कि जेसीबी से गौ माताओं के अवशेष को जो है दबा दिया गया है। इस चर्चा पर जो है किसी भी बीजेपी नेता का कोई बयान नहीं आता है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर गौ माता के कंकाल वो हैं और ये साबित होता है कि गौ माता के कंकाल हैं, तो इशू ये होता है कि ऐसी स्थिति क्यों बनी। कहीं गायों की स्वाभाविक मौत के बाद बचे हुए कंकाल तो नहीं हैं। अगर वैसे हैं
तो गाड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं है, गाड़ना ही पड़ेगा, सब जगह गाड़े जाते हैं। दरअसल हुआ यूं था कि इसमें रिसर्च भी आया था कांग्रेस काल में, जब गौ माताओं को लंपी वायरस हुआ उस वक्त दवाइयाँ दी गई। ये गौ अवशेष जो हैं उनकी जब जांच की गई तो वो दवाइयों का अब जो है उसमें कारण आया है, और ये 200 गाय जो हैं ये डंपिंग यार्ड में पाई गई हैं, यानी कहीं से मरी हुई हैं और यहाँ लाकर डाल दी गई हूँ। ये संभव है, संभव है। ऐसी चीज़ों का पता भी लगाना चाहिए ताकि लोगों की भावनाओं को आघात नहीं पहुँचे। और दूसरी चीज़ है कि अगर हमारी असावधानी से कहीं गायों की मृत्यु हुई है तो ये हमारा विषय होना चाहिए। इसका कारण ये है कि भारत के अंदर गौ माता किसी जानवर, पशु या आर्थिक हिसाब से उनका महत्व नहीं है, उससे ज़्यादा महत्व इस बात का है कि भारत की एक व्यवस्था है। भारत की व्यवस्था ये है कि ये नदी घाटियों के किनारे विकसित हुई और धर्म के आधार के ऊपर आगे बढ़ी, जिसमें हम लोगों को बताया गया कि इन इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। उसके हिसाब से जो चीज़ें स्वीकार की गई उसमें खेती करना, उसके अंदर गायों का पालन, उसके अंदर अपने से बड़ों का सम्मान, उसके अंदर घर के अंदर तुलसी का पौधा, ये एक प्रतीक स्वरूप चीज़ें तय हुई। और उसमें ये हुआ कि अगर इसमें से कहीं भी कोई घात होता है या व्यवधान होता है तो ये हमारी पूरी कल्चर को प्रभावित करेगा। तो गौ माता उसी का प्रतीक है। अभी जिस तरह से अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं, बीफ को लेकर के भी आ रहे हैं और ये सब हैं, इसके लिए एक सामूहिक रूप से विचार विमर्श होकर के सरकार के स्तर के ऊपर निश्चित रूप से गाय श्रद्धा का केंद्र है और उनके लिए निश्चित कोई कानून बनना चाहिए। तो क्या लगता है कि जैसे पश्चिम बंगाल में कह दिया गया कि गौ माताओं के जो मांस है उस पर रोक लगा दी जाएगी, तो राजस्थान में भी कहीं ये चर्चा हो सकती है? नहीं, राजस्थान में तो है ही। राजस्थान के अंदर गोमांस अगर कहीं पर बिक्री हो रहा है या गाय को कहीं काटा जा रहा है तो इसको जनता नहीं सहन करने वाली है, इसकी कानून की जरूरत नहीं है। जैसे हम इंसान के मारे जाने को सहन नहीं कर सकते, वैसे ही गायों के मारे जाने को सहन नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी श्रद्धा और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। आखिरी सवाल सर, जिस तरीके से ये पंचायती राज निकाय चुनाव आपने समझ लिए, ठीक है, हाई कोर्ट ने भी आपको बोल दिया कि आप जो है आपके पास इतना समय सीमित है, अब सरकार जो है चुनाव करा ही ले, लेकिन जैसे ही फैसला आता है विपक्ष के आरोप लगते हैं कि फिर इतने समय से क्या राजस्थान हाईकोर्ट की फटकार को लेकर इंतजार किया जा रहा था कि क्यों नहीं करा रहे, आखिर क्यों देरी है? और एक आरोप ये भी है कि राजनीतिक माहौल बनाना चाह रहे हैं, इसके बाद पंचायती निकाय चुनाव कराएंगे। नहीं, ये विषय नहीं है। कोर्ट को ये लगा कि 31 जुलाई तक चुनाव हो जाने चाहिए। अब कोर्ट को जो लगा, कोर्ट ने जो डिसीजन दिया उस डिसीजन के आगे क्या किसी को कुछ कहने का अधिकार प्रतिबंधित कर दिया कि इसके खिलाफ नहीं बोल सकते? अगर बोल सकते हैं, जनता को अधिकार दिया हुआ है, तो जनता उसके आधार पर भी कोई चीज सोच सकती है। सवाल चुनाव नहीं है। चुनाव किसके लिए? जनता के लिए। जनता के लिए जब चुनाव, तो जनता के लिए जो जो चीजें जरूरी है अगर वो चीज हो रही है तो ही चुनाव। इंदिरा गांधी जी ने क्यों इमरजेंसी के अंदर चुनाव को टाला? राजस्थान के अंदर 17 साल तक पंचायती राज के चुनाव नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी स्तर के ऊपर कभी ये नहीं कहा कि हम चुनाव नहीं चाहते। चुनाव तो करवाने ही पड़ेंगे, लोकतंत्र है। और लोकतंत्र और भारतीय जनता पार्टी ने ही समय समय पर कांग्रेस के रोके हुए चुनाव को करवाने का काम किया है। तो हमारे सामने विषय ये है कि चुनाव हो तो ये सवाल नहीं उठे कि फला वर्ग संतुष्ट है, फला वर्ग असंतुष्ट है। ये सब चीजें करने के लिए आज जैसे पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए, ममता बनर्जी हारी, लेकिन भाजपा ने कितने चुनाव लड़े, कभी उनकी सरकार को बर्खास्त नहीं किया गया। तो इसलिए कि भाजपा एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, उसके अंदर जनता सर्वोपरि है, राष्ट्र प्रथम है। तो जब राष्ट्र प्रथम है तो राष्ट्र से जुड़ी हुई कोई चीजें हैं उनका पालन भी होना चाहिए। सर एक सवाल और आगे, आखिरी सवाल है, एक सवाल और आगे कि जिस तरीके से कर्नाटक में आज सिद्धारमैया 3 बजे अभी शायद इस्तीफा दे दिया उन्होंने, है ना, ये बात चली, उसके बाद बात चली कि उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, फिर बात चली कि बिहार में जो बीजेपी मॉड्यूल अपनाया गया वही मॉड्यूल जो है कांग्रेस में अपनाया जाएगा। तो कांग्रेस के पास अपनी राजनीति कम पड़ गई क्या सर? मतलब अपनी रणनीति नहीं बना पा रहे हैं, जो बीजेपी का सहारा लेना पड़ रहा है? नहीं, ये देखिए, सिद्धारमैया को जब मुख्यमंत्री बनाया गया था तभी ये शर्त हुई थी कि इतने दिनों तक रहेंगे ताकि इनकी भी इज्जत बन जाए और दूसरे वाले आ जाए।
अब वो सिद्धारमैया इसके लिए तैयार नहीं हुए, तो स्थिति ये हो गई कि अगर सिद्धारमैया नहीं हटते हैं तो कर्नाटक के अंदर पार्टी की स्थिति इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि ये लोग खड़े होने की स्थिति में नहीं होंगे। तो जब मजबूरन सिद्धारमैया को हटना पड़ा है, और सिद्धारमैया किस कैरेक्टर के हैं सब जानते हैं उनको, और दूसरे वाले आ रहे हैं उनका तो काम ही एक ही है, दलाली जिंदाबाद। शिव कुमार जी जहां जहां पैसे की जरूरत पड़ती है, जहां जहां भ्रष्टाचार की जरूरत पड़ती है, वहां शिव कुमार जी हाजिर हो जाते हैं। तो कर्नाटक में इनको ये लग रहा है कि भ्रष्टाचार ज्यादा करके वहां सरकार को बचाया जा सकता है, इसलिए शिव कुमार जी को लाया जा रहा है। लेकिन जनता जब तय कर लेती है, भारत की जनता आज तो बहुत सक्षम है, लेकिन जब ये माना जाता था कि भारत की जनता अनपढ़ हो सकती है, भारत की जनता गरीब हो सकती है, भारत की जनता अभावों में हो सकती है, लेकिन इलेक्शन के अंदर फैसला करते वक्त भारत की जनता कमज़ोर नहीं होती है, वही उसने 1977 में करके इंदिरा गांधी जी को परास्त किया था। तो इसलिए यही चीज़ भारत की जनता के साथ लागू है कि वो किसी भी तरह के प्रयत्न कर लिए जाएं, जो राजनीतिक अपराधी है उसको जनता सजा देना जानती है। कर्नाटक में कितने ही नाटक कर लें, वो है ही कर्नाटक, इन्होंने कर लिए नाटक, अब इनके जाने का समय आ गया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया और तमाम कुछ सवाल जनता के थे, कुछ सवाल आरोप थे, प्रत्यारोप थे, कांग्रेस के थे, जवाब आप तक पहुंचाए। और लगातार राजस्थान में राजनीति की चर्चा तेज है, तेज कई बयानों को लेकर, तेज कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर, चाहे वो जैसलमेर का मुद्दा हो, चाहे हनुमान बेनीवाल द्वारा दिया गया कोई बयान हो, या फिर राजनीति चाहे नेशनल हो, उसकी भी चर्चा राजस्थान में होती है। राजस्थान को माना ही राजनीतिक गढ़ जाता है। अब लगातार ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, इंटरव्यूज के लिए बने रहिए अपडेट इंडिया के साथ में। आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जवदली के साथ, जयपुर।